नमस्कार। न्यूज़ क्रांति की ऑडियो बुलेटिन आज क्या हुआ में सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। एक नज़र देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम मामले की सुनवाई 19 नवंबर तक टाली। साहित्यकार व गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा का निधन। लद्दाख में तैनात जवानों के लिए सेना ने बनाया स्मार्ट शेल्टर। 2 दिन तक कम रहने के बाद देश में फिर बढ़े कोरोना के सक्रिय मामले। अमेरिका में लोग अब खुद कर सकेंगे कोरोना की जांच और परमाणु संधि पर अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार हुआ ईरान। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। उच्चतम न्यायालय ने लोन मोरेटोरियम अवधि के ब्याज पर ब्याज को माफ किए जाने की मांग को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई को गुरुवार 19 नवंबर तक के लिए टाल दिया है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की खंडपीठ ने इससे पहले इस मामले की सुनवाई 14 अक्टूबर को की थी और यह मामला 2 नवंबर तक के लिए टाल दिया था। इसके बाद आज इस पर सुनवाई करते हुए गुरुवार तक के लिए इसे स्थगित कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के कारण ब्याज पर ब्याज माफ किए जाने तथा अन्य आवश्यक निर्देश देने संबंधी याचिका पर सुनवाई कर रहा है। गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च में सावधि जमा योजना के पुनर्भुगतान पर 3 महीने के मोरेटोरियम की घोषणा की थी, जिसे आगे चलकर 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था और इस घोषणा का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक रूप से बुरी तरह प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए किया गया था। इस मामले में वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक पहले ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बता चुके हैं कि सरकार ने मोरेटोरियम अवधि का ब्याज पर ब्याज न वसूले जाने की योजना तैयार की है और 2 करोड़ रुपए तक कर्ज लेने वालों से मोरेटोरियम अवधि का ब्याज पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। यह भी बताया गया कि 2 करोड़ तक के कर्ज पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का वसूला गया अंतर 5 नवंबर तक कर्जदारों के खातों में वापस कर दिया जाएगा। जानी मानी साहित्यकार व गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा का आज निधन हो गया। वे 77 वर्ष की थीं। उन्हें दीपावली की देर रात जबरदस्त दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उनके पुत्र व भारतीय जनता पार्टी के नेता नवीन सिन्हा ने बताया कि 3 दिन इलाज के कारण कल उनकी हालत में सुधार भी देखने को मिला था, लेकिन कल शाम से ही वह बेहोशी की स्थिति में चली गईं और आज दिन में करीब 2:30 बजे उन्होंने अंतिम श्वास ली। श्रीमती सिन्हा का जन्म 27 नवंबर 1942 को बिहार में मुजफ्फरपुर के छपरा गांव में हुआ था। उन्होंने मनोविज्ञान में एमए करने के बाद बीएड किया और मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में प्रवक्ता रहीं। कुछ समय तक मोतिहारी के एक विद्यालय में वे प्रिंसिपल भी रहीं। बाद में उन्होंने नौकरी को सदा के लिए अलविदा कह स्वयं को हिंदी साहित्य की सेवा के लिए समर्पित किया। उन्होंने 5वां स्तंभ के नाम से एक सामाजिक पत्रिका भी निकाली। उनके पति डॉक्टर रामकृपाल सिन्हा विवाह के वक्त किसी कॉलेज में अंग्रेजी के प्राध्यापक थे, लेकिन बाद में वे राजनीति में आए और बिहार सरकार में मंत्री भी रहे। श्रीमती सिन्हा अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष बनी। चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में पिछले 6 महीने से भी अधिक समय से चल रहे सैन्य गतिरोध के लंबा खिंचने के आसार देखते हुए सेना ने हाड़ जमा देने वाले बर्फीले दुर्गम क्षेत्रों में तैनात जवानों के रहने के लिए सभी जरूरी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस विशेष शेल्टर और स्मार्ट टेंट बनाए हैं। इन शेल्टरों में सर्दियों की विषम और दुरूह परिस्थितियों को देखते हुए बिजली, पानी, विशेष तरह के हीटरों, स्वास्थ्य जरूरतों और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया है। अग्रिम मोर्चे पर तैनात जवानों के लिए विशेष तरह के गर्म टेंटों का इंतजाम किया गया है। सेना के सूत्रों ने आज बताया कि लद्दाख के अत्यधिक ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में नवंबर के बाद 40 फुट तक बर्फ गिरती है। बर्फीली हवाओं के चलने से वहां तापमान 0 से 30 से 40 डिग्री तक कम हो जाता है। कई बार बर्फबारी के कारण रास्ते भी बंद हो जाते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सेना ने वहां तैनात जवानों के लिए विशेष तैयारी की है और उनके वहां रहने के चाक चौबंद इंतजाम के साथ साथ उनके लिए सभी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। सेना ने वहां तैनात जाबाजों के लिए पहले से मौजूद स्मार्ट कैंपों के अलावा अब विशेष शेल्टर भी बनाए हैं, जिनमें सभी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। इन शेल्टरों में बिजली, पानी, हीटर, स्वास्थ्य संबंधी अन्य ज़रूरतों के साथ साथ साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा गया है। इसके अलावा किसी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए भी पर्याप्त सिविल ढांचागत सुविधाओं की पहचान कर ली गई है, जो ज़रूरत पड़ने पर तुरंत काम आ सकती है। भारत और चीन के साथ सैन्य कमांडरों की 8 दौर की बातचीत के बाद भी गतिरोध समाप्त होने के ठोस संकेत नहीं मिले हैं।
जिससे गतिरोध के लंबा खिंचने के आसार हैं। इसे देखते हुए सेना ने सर्दियों में जवानों को पेश आने वाली तमाम दिक्कतों को ध्यान में रखकर सभी ज़रूरी कदम उठाए हैं। दशकों बाद यह पहला मौका है जब दोनों सेनाओं ने इस क्षेत्र में अपना जमावड़ा इस हद तक बढ़ा दिया है। दोनों सेनाओं के 50-50 हज़ार से भी अधिक सैनिक इन क्षेत्रों में तैनात हैं। इसके अलावा दोनों ने सभी तरह के सैन्य साजो सामान, वाहन और हथियारों का भी जमावड़ा किया हुआ है। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में 2 दिन से गिरावट के बाद नए मामले फिर बढ़े हैं। हालांकि स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ने का सिलसिला जारी रहने से सक्रिय मामलों की दर कम होकर 5% रह गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 38,617 नए मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या 89,12,000 हो गई है। इससे पहले 15 नवंबर को 41,100 मामले सामने आए थे, लेकिन उसके बाद 2 दिन तक इसमें कमी आई थी और 16 नवंबर को इनकी संख्या 30,548 और 17 नवंबर को 29,163 रही। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार इसी दौरान 44,739 मरीज ठीक हुए, जिससे सक्रिय मामले 6,596 कम होकर 4.46 लाख रह गए हैं। इस महामारी को मात देने वाले लोगों की संख्या अब 83,35,000 से अधिक हो गई है। इसी अवधि में 476 और मरीजों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 1,30,993 हो गया है। अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग FDA ने कोरोना वायरस की जांच के लिए ऐसी पहली किट की मंजूरी प्रदान की है जिसका इस्तेमाल आम लोग अपने घर पर ही कर सकते हैं और इससे संक्रमण का भी पता लग सकता है। FDA ने एक बयान में कहा कि अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कोविड-19 की जांच के लिए ऐसी पहली किट को मंजूरी प्रदान की है जिसका इस्तेमाल आम लोग अपने घरों पर ही कर सकते हैं और इससे वे संक्रमण का पता भी लगा सकते हैं। इसका इस्तेमाल केवल आपात स्थिति में ही किया जाएगा। इस किट का नाम लुसिरा कोविड-19 ऑल इन वन जांच किट है। इसके जरिए कोविड-19 महामारी पैदा करने वाले SARS-CoV-2 वायरस की पहचान की जाती है। इस किट के जरिए नाक के स्वैब का नमूना लेकर करीब 30 मिनट के भीतर यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है अथवा नहीं। इस किट का इस्तेमाल केवल 14 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग ही कर सकते हैं। गौरतलब है कि अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस से अब तक 1,13,00,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 2,48,666 लोगों की मृत्यु हुई है। ईरान ने कहा है कि वह इस बात पर चर्चा के लिए तैयार है कि अमेरिका परमाणु समझौते पर कैसे लौट सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप परमाणु करार को देश के लिए हानिकारक करार देते हुए मई 2018 में इससे अलग हो गए थे। जुलाई 2015 में ईरान और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों एवं जर्मनी तथा यूरोपीय संघ के बीच वियना में ईरान परमाणु समझौता हुआ था। ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने दैनिक ईरान समाचार पत्र से कहा कि तेहरान इस बात के लिए तैयार है कि वॉशिंगटन परमाणु कार्यक्रम पर कैसे लौटा जा सकता है। ईरान ने बार बार कहा है कि वह केवल परमाणु समझौते के ढांचे के भीतर और अन्य देशों की भागीदारी के साथ ही समझौते पर लौटने, प्रतिबंधों को उठाने, क्षति के मुआवजे और अन्य मुद्दों पर अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है। ईरान यह भी सुनिश्चित करना चाहता है कि इस बार अमेरिका समझौते से पीछे ना हटे। ज़रीफ ने कहा कि अगर अमेरिका संयुक्त व्यापक कार्य योजना का भागीदार बनना चाहता है, जिसकी सदस्यता राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अस्वीकार कर दी गई थी, तो हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका JCPOA में कैसे शामिल हो सकता है। उल्लेखनीय है कि बराक ओबामा के समय के इस समझौते को डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कई बार आलोचित कर चुके हैं। उन्होंने कहा था, मेरे लिए यह स्पष्ट है कि हम ईरान के परमाणु बम को नहीं रोक सकते। ईरान समझौता मूल रूप से दोषपूर्ण है, इसलिए मैं ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका के हटने की घोषणा कर रहा हूं। इसके कुछ क्षण बाद उन्होंने ईरान के खिलाफ ताज़ा प्रतिबंधों वाले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। चुनाव प्रचार के समय से ही उन्होंने परमाणु समझौते की कई बार आलोचना की थी और इसे खराब बताया था। इस समझौते के वार्ताकार तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी थे। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला।
आज क्या हुआ में ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अन्य खबरों व विस्तृत समाचार के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newskranti.com पर लॉगिन कर सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।